अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। PIA की बेज़ाब्तगियाँ उरूज पर हैं और एक आम मुसाफिर को बोर्डिंग लॉन्च में बोर्डिंग पासिस के इजरा में शदीद दुश्वारियों का सामना है। इस तरह के इक्का दुक्का वाक़यात तो सामने आते रहते थे, लेकिन आज की हमारी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है और उस एक्सक्लूसिव स्टोरी के हवाले से आपको बताते चलें कि 28 दिसंबर की शब PIA की फ्लाइट PK 1789 के मुसाफिर जो कि कराची से लाहौर आ रहे थे, उनको शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और तकरीबन 2 दर्जन के करीब मुसाफिर बोर्डिंग पासिस के इजरा ना होने की वजह से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर जो है बेयारो मददगार रहे और उनको अगली फ्लाइट के लिए भी अकोमोडेट नहीं किया गया। उनके पैसे का ज़िया तो एक तरफ, उनके टाइम का ज़िया भी दूसरी तरफ, लेकिन तमाम मामला सोचने का यह है कि इस तमाम वाक़े का जिम्मेदार कौन है। आज के जायजा में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सदर जरदारी बराह रास्त मुज़ाकरात करें, ये MQM का कहना है और MQM का सदर जरदारी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नया मुआहदा क्या होगा और मुत्तहदा की क्या शिकायत दूर कर ली जाएंगी, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम जायजा में ये दोनों इश्यूज डिस्कस होंगे। प्रोग्राम जायजा के साथ मैं हूं जमील फारूकी और नाज़रीन, अब इस हवाले से मजीद हम बातचीत करेंगे कि PIA की जो बोर्डिंग पासिस के इजरा के हवाले से बेज़ाब्तगियाँ हैं, उस हवाले से कुछ बातें सामने आई हैं। 28 दिसंबर की शब की फ्लाइट PIA की फ्लाइट PK 1789 के मुसाफिर जो कि कराची से लाहौर आ रहे थे, उनमें से तकरीबन 2 दर्जन मुसाफरों को बोर्डिंग पासिस जारी नहीं हो सके, इवन दो कि वो बोर्डिंग लाउंज में मौजूद थे और मैं खुद आई विटनेस हूँ उस तमाम वाक़े की। और वो तकरीबन 40 से 45 मिनट कबल बोर्डिंग लाउंज में मौजूद थे। क्या ऐसी वजूहात थी जिनकी बिना पर पासेस जारी नहीं हुए? और प्लेन के अंदर की फुटेज आपने देख ली, उनमें एक मुसाफिर जिसका रिलेटिव उसके साथ था, वो बोर्डिंग पास के इजरा के ना होने की वजह से वहां फ्लाइट एरिया में मौजूद रहा, जबकि दूसरा उसका जो साथी था वो फ्लाइट के जरिए लाहौर पहुंच गया। अंदर की फुटेज भी आपको दिखा दी कि PIA का जो बड़ा तैयारा है, इंटरनेशनल फ्लाइट होती है, उसमें इतनी बड़ी तादाद में सीट्स के बावजूद और खाली सीट्स के बावजूद कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मुसाफरों को बोर्डिंग पासिस का इजरा ना हो सका और उनके लिए दुश्वारियां मजीद बढ़ती गई। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कायम मुकाम तर्जुमान PIA मशहूद ताजवर साहब। अस्सलाम वालेकुम मशहूद साहब। वालेकुम सलाम। मशहूद साहब, ये तकरीबन 28 दिसंबर की शब का वाकया है। PIA की फ्लाइट PK 1789 जो कि कराची से लाहौर आ रही थी, उसके तकरीबन 22 मुसाफरों को बोर्डिंग पासिस के इजरा ना होने की वजह से अंदरून मुल्क सफर की जो सहूलत थी वो मैसर ना आ सकी और उनको अकोमोडेट भी नहीं किया गया अगली फ्लाइट के लिए। मैं खुद इस वाक़े का ऐनी शाहिद हूं, मैं मौजूद था, अगली फ्लाइट से लाहौर आ रहा था। मुझे आपसे जानना यह है कि क्या किस तरह के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि एक आम मुसाफिर को सहूलत मैसर नहीं आती इस तरह की? बेसिकली ये जो आप जिस फ्लाइट का जिक्र कर रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट है और कराची से लाहौर तक इसको एज ए डोमेस्टिक फ्लाइट यानी डोमेस्टिक पैसेंजर भी हम बिठाते हैं। तो उसमें ये भी हो जाता है कि बाज़ वक़्त हमारे पास चूंकि इंटरनेशनल पैसेंजर को हमने प्रेफरेंस देनी होती है इस फ्लाइट के ऊपर, डोमेस्टिक का इसमें प्रेफरेंस कम होता है। ये मुमकिन है कि जिन लोगों ने वहां से बुकिंग कराई हो अपने ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू और उनकी बुकिंग जो है वो कंफर्म ना हुई हो, इस मामले की तहकीकात तो मतलब यानी की जा रही है, लेकिन इसमें मेन इशू यही है कि ये ट्रैवल एजेंट का उनकी तरफ से भी ये यानी खदशा होता है कि उन्होंने मुसाफरों की अपने मशहूद साहब, कता कलामी माजरत में आपकी बात काट रहा हूं, मैं खुद वहां पर मौजूद था। मैंने लोगों के वाउचर्स PIA की जो है जिन्होंने कंफर्म सीट्स करवाई थी वो वहां पर मौजूद थे। उनमें से एक शख्स ऐसा भी था जो कि जद्दा से पाकिस्तान पहुंचा एक दिन कबल और उसको एक इमरजेंसी की सूरत में उसी फ्लाइट के जरिए एक फौतगी की उसके सूरत हाल को सामना करना पड़ना था, उसको लाहौर आना था। उस इमरजेंसी की सूरत हाल से नबरदारमा होने के लिए उसने अर्जेंट फ्लाइट कराई थी, कंफर्म उसकी सीट थी, उसका एक रिलेटिव तो उस फ्लाइट के जरिए लाहौर पहुंच गया, लेकिन वो खुद वहां पर रहा। और सूरत हाल ये थी कि अगर ऐसा कोई मसला है जिसके जरिए बैनुल अक़वामी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए फ्लाइट को 30 मिनट्स पहले टेक ऑफ करना पड़ता है, तो क्या ये सहूलत जो है उन मुसाफरों को मैसर नहीं आ सकती कि उनको अगली फ्लाइट में कम अज कम उन्होंने पे किया हुआ होता है, उनको अकोमोडेट किया जाए? और ये चीपेस्ट फ्लाइट कहलाती है, आपको खुद भी मालूम होगा कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में अकोमोडेट करने के लिए कम रेट्स रखे जाते हैं जब वो डोमेस्टिक जो है ट्रांजिट फ्लाइट के तौर पे काम करती है। क्या ऐसी वजह है कि उनको अगली फ्लाइट के लिए भी अकोमोडेट नहीं किया गया और वो बेचारे बेयार और मददगार वहां पर जो है बोर्डिंग लाउंज में मौजूद रहे? नहीं, मेरे ख्याल में वो मुसाफिर तो चले गए थे सारे,
जहां तक आपने कहा कि अगली फ्लाइट पे उनको अकोमोडेट नहीं किया गया, लेकिन वो उस पे चले गए थे। अब जहां तक नहीं सर, मैं आपको बता देता हूं, मैं खुद वहां पे बोर्डिंग लाउंज में मौजूद था। सुबह 8 बजे की फ्लाइट थी, अगली फ्लाइट जो थी सुबह 8 बजे की फ्लाइट थी। उस फ्लाइट के इकोनॉमी की तो सीट्स अवेलेबल ही नहीं थी, इकोनॉमी प्लस और बिजनेस क्लास के लिए उनको मजबूर किया गया कि वो सीट खरीदे उसकी, उनमें से अक्सर के पास पैसे नहीं थे। मेरे पास फुटेज मौजूद है, मैंने अपने मोबाइल कैमरा से उसकी फुटेज ली। इसके अलावा वहां पर जो फ्लाइट रवाना हुई है उसका जो डोमेस्टिक एरिया था उसके तकरीबन 80 के करीब सीट जो है वो बिल्कुल खाली, हम आप फुटेज दिखा रहे हैं, उस फुटेज में आप देख सकते हैं कि 80 के करीब जो सीटें हैं वो बिल्कुल खाली पड़ी हैं। और ऐसी सूरत हाल में जबकि 2 दर्जन के करीब आपके मुसाफिर बेयारो मददगार बैठे रह जाएं, क्या अगर खुदा न खास्ता 4 या 5 मिनट का कोई डिफरेंस आता है तो मुसाफिरों को वो वक्त कहां गया पीआईए का, जब आखिरी 2 मिनट भी रहते होते थे तो पीआईए के जो अरकान हैं वो भागते हुए चेक इन एरिया में आते थे और कहते थे अगर कोई मुसाफिर रह गया है तो फौरन एंट्री गेट की जानिब जाए ताकि तैयारे को रवाना किया जा सके। क्यों ऐसा नहीं हो रहा? जी, जहां तक रहा कि आप कह रहे हैं कि जी 2 मिनट तक भी वेट किया जाता है, लेकिन मसला ये होता है कि हमारी इंटरनेशनल स्लॉट्स सर इससे मुतासर होती हैं, तो हमारी ये कोशिश पूरी होती है कि हम लोग अपनी जो इंटरनेशनल स्लॉट्स हैं उनको जाया ना करें, क्योंकि उसकी वजह से हमें नेक्स्ट जो स्लॉट होती है वो मिलनी मुश्किल हो जाती है, एक चीज। दूसरा एक मसला और होता है कि जो फ्लाइट का डिपार्चर होता है, हमारी कोशिश ये होती है कि पंक्चुअलिटी जो है वो 100, अगर वहां डिले हो तो फिर एक और मसला इशू खड़ा हो जाता है कि जी फ्लाइट डिले हो गई, उसका भी आपको इल्म है कि काफी मीडिया में उसका भी फिर मतलब निशोर मचता है कि जी फ्लाइट डिले हो गई। लेकिन हमारी यहाँ पे ये कोशिश होती है कि एक तो फ्लाइट बिल्कुल पंक्चुअल हो, मुसाफिरों को खुद चाहिए कि वो वक्त से पहले, उनको बार बार कहा जाता है कि जी कम से कम 2 घंटे पहले आए, या इंटरनेशनल फ्लाइट पे 3 घंटे का टाइम हम देते हैं, सिर्फ इसी वजह से जिसकी आपने भी निशानदही की है। दूसरी बात जो मैंने पहले अर्ज की है, जिसको कि आपने शायद तवज्जो नहीं दी, वो ये था कि ये जो ट्रेवलिंग एजेंट से कराते हैं वो बाज़ों का रिकन्फर्मेशन नहीं कराते, जिसकी वजह से कि हमारे यहाँ अब चूंकि सारा सिस्टम हो गया कंप्यूटराइज, जब तक मैनुअल सिस्टम था जो आपने पहले फरमाया कि जी 2 मिनट आखिर तक भी वेट कर लेते थे, अब कंप्यूटराइजेशन में ये होता है कि मैनुअल इंटरफेरेंस जो होती है वो ना होने के बराबर है, बल्कि होती ही नहीं है। तो अब अगर एक मुसाफिर अगर एक टिकट लेकर आया और उसको हमने कंप्यूटर में फीड कर दिया और आगे से अगर हमें कोई उसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो आप बताएं कि वहां पे क्या किया जाए। उसका तरीका फिर यही होता है कि जब तक के सारे मुसाफिर बोर्ड नहीं हो जाते जिनकी कंफर्मेशन एग्जैक्ट होती है, उसके बाद फिर उन पैसेंजर्स को जिनके साथ कोई प्रॉब्लम होता है उनको डील किया जाता है। लेकिन जहां तक ये जो आप वाकया कह रहे हैं, इसकी बिल्कुल मतलब इन्वेस्टिगेशन मतलब हो रही है और उन मुसाफिरों को एडजस्ट कर दिया गया था उनको। मशहूर साहब वजह फरमा रहे हैं कि ट्रैवलिंग एजेंट का अगर कोई मामला होता है तो कुछ मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। उन 22 मुसाफिरों में से ज्यादा 5 या 6 मुसाफिर ऐसे होंगे जिनका मामला ट्रैवलिंग एजेंट का होगा। उनमें से अक्सर की तो मैंने कंफर्म सीट्स देखी, उनके पास वाउचर मौजूद थे। जो है मैं इसमें अर्ज कर दूं कि आपने वो जरूर देखी होंगी कंफर्म सीट्स, मतलब नहीं जब से ये ई टिकटिंग शुरू हुई है तो आपने ये भी नोट किया होगा कि मुसाफिर एक प्रिंट आउट लेके आ जाते हैं जिसमें कि ट्रैवलिंग एजेंट उनको ये जरूर बता देते हैं कि जी सीट कंफर्म है, लेकिन जब वो बेचारे एयरपोर्ट पे आते हैं तो वहां पर जो है असल सूरत हाल सामने आती है कि जी वो ट्रैवलिंग एजेंट ने उनकी सीट कंफर्म नहीं कराई होती। तो फिर हमें पड़ता है कि हम दोबारा अपने सिस्टम में उनको फीड इन करते हैं और उसमें फिर उनको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जिन मुसाफिरों का आप जिक्र कर रहे हैं कि जरूर मतलब ऐसा वाकया हुआ है और जो हुआ होगा और उसमें उनको एडजस्ट कर दिया गया था उनको। क्या वो मुसाफिर अभी कराची में? देखिए मशहूर साहब, ये कोई मतलब मैं सिर्फ आपसे बहस बराए बहस नहीं करना चाह रहा, मुझे आपसे क्योंकि आप एक ऐसे ओहदे पर फायज हैं जिस पर सवाल करना हमारा हक बनता है, और क्योंकि ये मेरा आंखों देखा वाकया है इसलिए मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं जानना ये चाहूंगा कि जब एक फ्लाइट जिसकी जो एक इकोनॉमी की सीट है उसकी प्राइस 5,540 रुपए 48 रुपए होती है और उसका डिडक्शन होके उसके फ्लाइट बाउंस करके या फ्लाइट उसकी क्लोज करके उसके तकरीबन 3,500 का डिडक्शन किया गया, उसके बाद अगर 8 बजे की फ्लाइट में उसको इकोनॉमी प्लस में जगह दी जा रही है और वो उसको तकरीबन 15 से 16,000 की पड़ रही है, तो क्या ये मुसाफिर के साथ इंसाफ है? जहां तक सीटों की गुंजाइश की बात रही उसमें तो यही हमारा एक रूल होता है कि जी जो आखिर में आता है तो उसको जो सीट अवेलेबल होती है वही ही देनी पड़ती है, क्योंकि ये जो आप जो टिकटों की बात कर रहे हैं, जो फेयर्स की बात कर रहे हैं, ये आमतौर पे जितना आप पहले टिकट खरीदेंगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर एक मुसाफिर अगर आखिर में आया है और हम उसको वही सस्ते रेट पे दे दें तो जिस मुसाफिर ने पहले से टिकट लिया हुआ है 3 महीने से 2 महीने से, तो क्या ये सर उसके साथ ज्यादती नहीं होगी? मशहूद साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि टिकट पहले खरीदा गया या बाद में खरीदा गया, मैं तो ये कह रहा हूं कि उन मुसाफिरों का जिनका कि पिछली फ्लाइट में कंफर्म टिकट था और उन्होंने पहुंचना था अपनी मंजिल पर, अर्जेंट
کا معاملہ تھا. ایسی صورت میں جب ان کو نیکسٹ فلائٹ میں بھیجا جا رہا ہے, دیکھیں پے تو انہوں نے کیا ہوا ہے, ان کو کینسلیشن چارجز بھی افورڈ کرنے پڑتے ہیں. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں نا آپ سے, آپ میرے خیال میں میری بات کو جو ہے وہ یعنی اس کو اہمیت نہیں دینا چاہ رہے. میں آپ کی بات کو ٹریول ایجنٹ کا اگر کوئی فالٹ ہے تو اس کو بھی آپ ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. میں اس طرح آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اس معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ ہے کہ ان کو جس طرح کہ آپ نے خود مطلب یعنی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایڈجسٹ بعد میں کر دیا گیا, تو اب اس پہ مطلب جو ہے جب تک کہ اس کے ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں آتی ہم کیسے کہہ دیں کہ جی ہمارا بندہ قصوروار ہے اس میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کیسے کہہ دیں کم از کم آپ جو ہے وہ ہمیں اتنا ٹائم تو دیں کہ ہم اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں. سسٹم نظر آتا ہے مشہود صاحب, اس میں قصوروار بندہ نظر نہیں آتا, سسٹم نظر آتا ہے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمیں اس کی پوری چھان بین تو کرنی چاہیے نا. اب چھان بین کیے بغیر اگر ہم کسی پہ الزام ڈالتے ہیں. مشہود صاحب کیا یہ واقعہ آپ کے علم میں تھا؟ میں وہی آپ سے عرض کروں نا کہ جب تک کہ اس کی پوری چھان بین اگر جب تک کہ نہیں آپ ہوتی. ترجمان ہیں پی آئی اے کے, آپ کے علم میں تھا یہ واقعہ؟ سر میں وہی تو آپ سے عرض کروں نا کہ واقعہ علم میں ہے جس طرح بھی ہے, لیکن اس کی چھان بین تو ہمیں کرنی پڑے گی نا. اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں کیا یہ واقعہ آپ کے علم میں تھا یا اس وقت اس پروگرام کے ذریعے آپ کے علم میں آیا؟ چھان بین ہو رہی ہے, آپ نے اس کی نشاندہی جو کی ہے بالکل مطلب یعنی اس کے اوپر مطلب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہے. اور جس طرح کہ آپ خود کہہ رہے ہیں, آپ اپنی بات کی خود کانٹرڈکشن کر رہے ہیں کہ جی ان کو جو تھا وہ آئے تھے اور وہ چلے گئے اور سیٹیں خالی تھیں. میرے خیال میں جو ہے وہ اس کو اس طرح نہیں مطلب ہم لوگ کر سکتے ہیں. نہیں, سیٹیں ڈیفینیٹلی خالی تھی. کیوں ایسا رویہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ ایک عام مسافر وہاں سے طیارہ وہاں سے روانہ ہو جائے؟ نقصان کس کا ہے, یہ کہا ہے ایک عام مسافر کا؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں. میں اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ کی انٹرنیشنل سلاٹ مس ہو جائیں اور اس کے اوپر ہمیں لاکھوں ڈالر دینے پڑیں, آپ 5,000 کی ٹکٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ $1,00,000 کون دے گا اس کو؟ دیکھیں جی آپ نے انٹرنیشنل فلائٹ تو اپنی بجا لی, ان مسافروں کے ساتھ کیا ہوگا جن نے مطلب اپنے ڈبل پیسوں سے اگلی فلائٹ عرض کیا نا کہ اگر مسافر اگر ٹائم بر وقت اگر پہنچ جائے, مطلب جو ٹائم ان کو دیا جاتا ہے, اور میں نے آپ سے کہا ہے کہ کمپیوٹرائزیشن کے دور میں مشہور صاحب اس سے بر وقت آپ کا فلائٹ اوپن جو فلائٹ کلوز ہونے کا ٹائم ہے وہ لکھا ہوا ہے, ایک تو ٹکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 15 منٹ. نہیں سر, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مسافر جو ہے وہ آخری 2 منٹ تک آتے رہے, ایسا نہیں ہوتا. عام طور پہ آدھا گھنٹہ پہلے ہم لوگ فلائٹ کلوز کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ہم فلائٹ کلوز کریں تاکہ اس کا ڈپارچر آن ٹائم ہو. اب اگر مطلب آخر تک اگر پیسنجر آتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری وہ جو ہے پنکچولیٹی بھی متاثر ہوگی, اور پھر اس کا ایک الگ ایشو بن جاتا ہے کہ جی فلائٹ ڈیلے کیوں ہوئی, کس وجہ سے ہوئی, اور اگر کوئی معقول وجہ نہ ہو تو ہمارے ہاں اس کے اوپر سخت ایکشن لیا جاتا ہے. مشہود صاحب میری بات اگر آپ سن لیں, 30 منٹ پہلے جو ہے وہ کلوز کر دی جاتی ہے. اگر ایک مسافر 50 منٹ پہلے وہاں پر موجود ہے اور لمبی قطار کی وجہ سے نہیں ملی اس کو, میں آپ سے وہی عرض کروں کہ اگر کیو ایک لگی ہوئی ہے, قطار ایک لگی ہوئی ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ جو پہلے آیا ہے پہلے اسی کا مسئلہ حل ہوگا نا. سر فیسیلیٹیٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اور اگر وہ آخر میں اگر آیا ہے تو اس کی باری تو آخر میں آئے گی نا. اس کی باری تو اگر بندہ ویسے لیٹ آیا ہوا ہے تو اب اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر بندہ بالکل اگر ٹائم کی پابندی نہ کرے تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ محترم اس کی باری تو دیر سے آئے گی, لیکن ایک بندہ جو 50 منٹ پہلے موجود ہے وہ 30 منٹ کو نہیں دیکھے گا نا. میں سمجھ پا رہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں 50 منٹ پہلے آیا بندہ یا 1 گھنٹہ پہلے آیا, یہ تو اب مطلب نہیں, جیسا میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ جو چھان بین ہوگی تو اسی سے پتہ چلے گا نا کہ بالکل سر. ہم ڈاکومنٹری ایویڈنس فوٹیج کے طور پر آن ایئر کر رہے ہیں, اگر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور جو ہے یہ تمام معاملہ, اس تمام معاملے میں نقصان پی آئی اے اور ایک عام مسافر دونوں کا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ٹیلی ویژن اس وقت اتفاق سے نہیں دیکھ رہا, ادروائز میں آپ کو شاید مطلب اس کے اوپر بتا دیتا میں کہ آپ مطلب کون سا ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں. لیکن بہت شکریہ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ہم نے اس وقت تفصیلی بات کی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے قائم مقام ترجمان مشہود تاجور سے, اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور جتنے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس تمام معاملے کی باز پرس کی جائے گی, اور جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں گی. لیکن ایک بات قابل ذکر یہ ہے کہ اس وقت ان کے رویے سے یا ان کی بات سے یہ ظاہر ہو رہا تھا, بالکل روز روشن کی طرح مجھے تو عیاں لگ رہا تھا کہ ان کے نالج میں یہ واقعہ بالکل نہیں تھا, اور تقریباً 2 درجن کے قریب جو مسافر اس کرب کی کیفیت سے دوچار رہے, PK1789 کی اس فلائٹ میں جو کہ لاہور جا رہے تھے, ان کو یقیناً تمام معاملے سے نبردآزما ہونے کے لیے شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا, اور ان کو اگلی فلائٹ میں بھی اکوموڈیٹ ہونے کے لیے دگنے پیسے پے کرنے پڑے, اور کینسلیشن چارجز کا جو بوجھ تھا وہ ان پر الگ پڑا.